आप लोग अपना अपना विचार दें, जिससे कि चर्चा आगे बढ़े। तो उसके लिए अपना जो रेज हैंड करने की जो सुविधा है जूम प्लेटफॉर्म पर, आप अपना रेज भी हैंड कर सकते हैं, या वैसे भी आप अपने को अनम्यूट करके बात कर लीजिए। तो कौन है जो पहले इस बात पर अपनी राय रखेंगे? सुनील जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? बोलिए सुनील जी। सुनील जी, आप कुछ इस संबंध में बोलना चाहेंगे, जिस जो चर्चा का इसका विषय है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीतिक अपराधीकरण, इसके ऊपर कुछ आपकी अपनी राय होगी? नमस्कार। हाँ, नमस्कार पंडित जी, आप ही बोलिए। आप इस ओपनिंग बैट्समैन हुए। राजनीति का जो ये हम लोगों का जो अभी डाटा हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं ना, जी सर। पहले उस पे बात कर ले। क्या जो भी डाटा इकट्ठा हुआ है वो इसकी सत्यता कहाँ से है? क्योंकि कोई भी पूछ देगा ना कहाँ से लिए, क्या सही है कि नहीं है, तो उसका आधिकारिक एक मुहर होना चाहिए कि हमने यहाँ से लिया हुआ है। जैसे अभी हम लोग बाबा का प्रवचन का बोलते हैं ना, तो प्रभात तो सुभाषित संग्रह का खंड ये से इतने पृष्ठ में ये चीज है, तो वो सत्य है। ये हमने कहीं कहीं बताया कि ये चीज इतना है, इतना पॉपुलेशन है, या इतना इस एरिया में स्कूल है, तो कोई बोला ये झूठ है। तो इसे झूठ ना कह सके इसके लिए हमने यहाँ से लिया है, ये आधिकारिक इसकी पुष्टि है। एक्चुअली जहाँ पर भी रिपोर्ट में जो भी डाटा दिया गया है, उसमें लिखा गया है कि ये डाटा हमने कहाँ से लिया हुआ है, और वो अच्छा। उसमें 100% डाटा सरकारी डाटा है। वो हाँ। उसको ऐसा भी नहीं है कि हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी का डाटा ले लिया हो, जो कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ तो कुछ लिख देते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो सरकारी डाटा है, जो वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहीं से डाटा लिया है। वो रिपोर्ट में लिखा हुआ है। जहाँ भी रिपोर्ट बनाई हुई है उसके नीचे वो हमने लिख दिया हुआ कि ये कहाँ से हमने डाटा लिया है। फिर अभी जो राजनीतिक जितनी भी चीजें हैं ना, जो भी आज माहौल है, कहीं भी समाज किस तरह से डेवलप होगा उस पर कोई विचारधारा है ही नहीं। बाबा ने फर्स्ट जो हम लोगों का है, जैसे अपने संविधान में रोटी कपड़ा मकान की जरूरत है, लेकिन मेडिटेशन का या आध्यात्मिकता का कोई अपने संविधान में नहीं सम्मिलित है, मूलभूत सिद्धांत में। और मनुष्य का जन्म ही इसीलिए हुआ है कि वो परमात्मा में मिल सके, तो मूलभूत सिद्धांत से पहला ये होना चाहिए। तो इस चीज को हम अच्छे से इसको समाज में रख सकते हैं कि हमारा जन्म ही इसीलिए हुआ है, सिर्फ खाने और पीने के लिए नहीं हुआ। तो मूलभूत सिद्धांत में एक ये चीज को जोड़ा जा सकता है कि मेडिटेशन। ठीक है, अभी जो चर्चा का विषय है वो है राजनीति का अपराधीकरण। तो उसके ऊपर कुछ बोलिए अंदर। समाज में किसी भी चीज को हम तो लेके जाएंगे ना, हम किसी भी चीज का विरोध ना करके हमारे पास जो है ना, हम उसी को लेके जाएंगे। हम्म। क्योंकि उलझने के लिए तो बहुत रास्ते हैं, लेकिन जो हमारे पास बाबा ने हमें दिया है ना, हमको बस उसको समाज में रखना है। जी जी। ये मेरा मत है। हाँ, नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जो आज का चर्चा का विषय है कि जो राजनीति में अपराधीकरण का जो बोलबाला हो गया है, जो क्रिमिनल्स का एक अड्डा बन गया है, उसके संबंध में हमारी ये कोई सही है। जो विचारधारा होनी चाहिए ना। नेता है उसको आध्यात्मिकता से कोई लेना देना है, नैतिकता से कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये तो अपराध ही होएगा ना, जब वो सीखा ही नहीं है ना। हम्म। उस चापलूसी से लोग नेता बनते हैं, फिर लूटते हैं, धंधा ही वही बन गया है। तो हम्म। इसका मेन चीज है, लोगों को पहले समझाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा।
हम लोगों को बीच में जाना पड़ेगा, प्राउड को बताना पड़ेगा कि क्यों ओके। ऐसे राजनेता क्यों आ रहे हैं समाज में, क्योंकि उनको कोई गाइडेंस ही नहीं है, गाइडेंस ही अलग है। हम्म। अच्छा, इस संबंध में थोड़ा सा हम और इसकी चर्चा आगे बढ़ाते हुए हम कुछ कहें। इससे पहले हम चाहते हैं कि किसी और की अपनी कोई राय है तो आप हाँ, उनको बता सकते हैं। ओंकार जी, आपका कुछ इसमें अपना विचार है? ओंकार जी, आप सुन रहे हैं? अनम्यूट कीजिए पहले। ओके। प्रशांत जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? सॉरी, अनम्यूट नहीं हो पा रहा था। अच्छा, हाँ, बोलो। मेरा एक्चुअली यही कहना है कि जो भी अपराधीकरण राजनीति में हो रहा है वो कहीं ना कहीं किसी के सह के बेसिस पे हो रहा है। कोई सह उसको दे रहा है, वो नेता हो चाहे लोकल पब्लिक हो। जो मतलब वो लोग, आप एक गौर करेंगे कि वो लोग मेजोरिटी में करते हैं। अगर उनकी जैसे हमारी अच्छे लोगों की मेजोरिटी बन जाए तो ऑटोमेटिक हम लोग उस पर भारी पड़ सकते हैं। तो ये हम्म, इसका सबसे सबसे बड़ा जो इसका मतलब तोड़ है कि जितने हम्म, भी मतलब मोरलिस्ट लोग हैं या अच्छे लोग हम्म, हैं वो एकजुट हम्म, होके रहें। और कहीं भी राइट। जरूरत पड़ता है, किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो हम लोगों को साथ मिलके, क्योंकि देखिए जहाँ जहाँ पे आप अच्छाई है वहाँ बुराई रहेगी, उसको खत्म नहीं किया जा हम्म, सकता है, लेकिन हाँ उसको मिनिमाइज किया जा सकता है, अच्छाई की संख्या बढ़ाई जा सकती है। तो मेरा मानना है कि हम लोग अगर मतलब जैसे वो बदमाशी भी कोई कर रहा है, कोई राजनीति में चाहे प्राधिकरण, वो एक एक ग्रुप में कर रहा है, अकेले उसको हिम्मत नहीं है करने का। वो दस राइट। बीस लोगों को लेके आता है, लेकिन अगर वहां पे हम लोग 100 लोग खड़े हो जाएं मोरलिस्ट, तो देखिए उनकी एक नहीं चलेगी। तो मेरा कहना है कि हम लोग को एकजुटता होने की जरूरत है। ये और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही चीज करने से हो जाएगा, लेकिन ये करने से एटलीस्ट 50% हम लोग इसको ओवरकम कर सकते हैं। मेरा ओके। सिर्फ इतना ही कहना है। नहीं, नमस्कार। ठीक है, नमस्ते। नहीं, अच्छा, आपका विचार ठीक है। अच्छा से। प्रशांत जी, आप सुन रहे हैं? प्रशांत जी। ओके। आनंद, हाँ, प्रशांत जी आप आ रहे हैं, आइए। दादा नमस्कार। एक्चुअली क्या है कि मैं नमस्कार। ट्रेन में हूँ तो मेरी अच्छा, सिग्नल थोड़ी ब्रेक हो रही है। अच्छा, 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 हेलो। अच्छा। हाँ, तो मैं ट्रैवल ही कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अच्छा। जी जी तो जी जी। आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे या आप क्या सुनना चाहते हैं? अभी के लिए नहीं। अच्छा, ठीक, ठीक है, ठीक है। नमस्ते। ठीक है। जी जी नमस्कार। नमस्कार। आनंद जी। हाँ, हाँ बोलिए। दादा, हाँ दादा नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। अभी आप लोग की बातें सुन रहे हैं। अभी तो जी, कुछ दादा। कमेंट देने की योग्य में नहीं है। हाँ, आप हाँ। लोग चर्चा का जो विषय है उसको आगे बढ़ाते जाते हैं, हम सुनते हैं सिर्फ आज। काफी दिनों के बाद अच्छा, हमने ज्वाइन किया, हाँ, और जी। रेगुलर ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। हाँ, काफी हाँ, दिनों के बाद नहीं। ज्वाइन किया तो थोड़ा से एक दो सेशन होगा तो फिर हम उसके ऊपर भी अच्छा। चर्चा करेंगे। आप घनसोली में रह रहे हैं ना? जी जी हाँ, ओमकार जी के हाँ, ज्यादा हाँ, दूरी नहीं है हमारी, उनकी ज्यादा दूरी हाँ, नहीं है। हाँ। नहीं, नहीं, ठीक, मुझे पता चला था आप घनसोली में रह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। अ, देखिए, ये जो विषय है जो हम जी लोग ने रखा है, जी। ये बहुत ही ओपन और बहुत ही जनरल विषय है। इस पर हर आदमी जहाँ भी बैठता है तो सर अपनी चर्चा करते हैं, अपनी बात को रखना चाहता है, क्योंकि इससे बराबर। हर एक आदमी प्रभावित है। तो हम्म। जी इसके लिए ऐसा नहीं कि कोई हमको बहुत ज़्यादा अध्ययन करने की ज़रूरत हो या कुछ ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत हो। बिल्कुल ऐसा नहीं है। केवल जी। जैसे क्या है, ये प्लेटफॉर्म हम लोग ने क्यों बनाया? ये प्लेटफॉर्म बनाने का एक मकसद ये भी है कि जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो मुद्दे हैं, जो आम हम्म। जीवन में लोग आपस में हम बातें करते रहते हैं, अपने यार दोस्तों में बातें करते हैं, तो उन बातों को हम आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो सही बात उद्देश्य है। वो है। एक बार हम अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर देंगे, अपनी अभिव्यक्ति देना शुरू कर देंगे, तो क्या होता है, आदमी फिर अपनी एक राय, ओपिनियन बनाना शुरू कर देता है। और हम लोग का जो यहाँ उद्देश्य है कि उन जी। मुद्दों के ऊपर प्रभुत्व
वो कैसे प्रौध क्या किस तरह से देखता है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जब हम यही बात जब हम दूसरे लोगों के सामने जब कहें तो हम इस तरह से जो प्रौध जो सोचता है उस तरह की अपनी ओपिनियन बनाए और फिर हम लोगों के साथ में उसको शेयर करें। जी ये जी ये बेसिक हमारा परिचय उद्देश्य है। जी। अ, मतलब ये अपना इसमें प्लेटफॉर्म, जी ये जी प्लेटफॉर्म ये है कि सारे लोग अपनी जो भी बातें हैं, जो जिसके मन में शंका है या कोई चीज को किस तरीके से प्रवृत्त को हम आगे बढ़ाएं और कैसे, ये इनिशिएट तो हो ही चुका है, बट जी जी ये प्लेटफॉर्म है कि सारे लोग इकट्ठा होकर अगर अपनी अपनी बातें रखेंगे तो उसमें से आइडियाज और डेवलप होते चले जाएंगे। हमको और एकदम क्या क्या सही कहा चीजों पे आपने। ध्यान देना है, कैसे हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं, तो ये सबका क्यूमुलेटिव एडवाइस भी मिल जाएगी और सबको एक दूसरे को जानकारी भी होती रहेगी। राइट राइट जी एकदम सही कहा आपने। ठीक है दादा। हाँ हाँ ठीक है सर, ओके, थैंक यू भाई। हाँ, नमस्कार दादा। नमस्कार नमस्कार। सुनील जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ नमस्कार जी। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है थोड़ा। हाँ बोलिए। हाँ नमस्कार दादा जी। हाँ नमस्कार नमस्कार। दादा जी मैं थोड़ा सा मैं एक थोड़ा मीटिंग का फॉर्मेट बना रहा हूँ। मैं थोड़ा अच्छा बाद अच्छा में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। मैं हूँ ऐसे कनेक्टेड अच्छा हूँ, मैं अच्छा। आपसे आता हूँ मैं। हाँ ठीक। ठीक है ठीक है ठीक। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे राजनीति का अपराधीकरण। हम इसके एक इतिहास में जाते हैं और ये हमने जैसे जैसे जिसकी उम्र है उसके हिसाब से उसने देखा होगा। जैसे मेरी एज ज़्यादा है तो हमने ज़्यादा राजनीति के बारे में ज़्यादा देखा हुआ है, हम ऐसा मान सकते हैं। क्योंकि जिसकी एज अभी मान लीजिए 25-26 साल है या 30 साल है, तो उसने जब से होश संभाला है तो मान लीजिए वो 20 साल के बाद में आदमी थोड़ा सा मेच्योर होता है, अपने सराउंडिंग में देखता है, सिस्टम को देखता है, तो उसके बारे में फिर उसकी एक ओपिनियन बन जाती है। तो ये मेरी उम्र ज़्यादा है तो हमने कम से कम 30 साल का हमारा अनुभव रहा है राजनीति को देखने का। दूर से खड़े होकर के ही देखे हैं लेकिन देखा है हमने कि कैसे कैसे राजनीति बदलती चली गई। इस संबंध में हम लोग देखेंगे कि जब देश आजाद हुआ तो एक संस्था थी, एक पार्टी थी, उसका नाम कांग्रेस था। तो एक हवा बनाई गई कि कांग्रेस ने देश को आजादी दिला दी और उस हवा से वो जो ओपिनियन फॉर्म हो गया तो सारे कांग्रेस के लोग इलेक्शन जीत जाते थे। केवल कांग्रेस पार्टी का टिकट होना चाहिए, बाद में उनको जीतना एकदम हो जाएगा कि कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो ये चीज चली 10-15 साल तक। लेकिन लोगों के लिए केवल पार्टी फॉर्म करना या ये देश बनाना ही उद्देश्य नहीं था। सबके अंदर ये आशा थी, ऐसा विचार था कि नहीं, हमारी जो बुनियादी सहूलियत है उसमें भी हमको फायदा होना चाहिए, हमारा जीवन स्तर ऊंचा होना चाहिए। इस तरह की चेतना लोगों के मन में जागने लगी। अब केवल ये नहीं है कि हमारे पास हमको आज़ादी मिल गई तो उसी खुशी में हम एक पार्टी को हम वोट देते रहेंगे। तो कुछ उसमें द्वंद्व शुरू हुआ और उस द्वंद्व का परिणाम ये हुआ कि कुछ और लोग इसमें पार्टिसिपेट किए और वो भी जीत करके पॉलिटिक्स में आने लग गए। अब ये जो मोनोपोली थी कांग्रेस की, वो मोनोपोली टूटने लगे। तो अब वो जो कांग्रेस का जो एक स्ट्रक्चर था, एक वहाँ का जो ऊपर शीर्ष में जो नेता था, उसके लिए एक अपनी सत्ता का के लिए खतरा होने लग गया कि अब क्या करें। अब तो और लोग भी हैं और हम जनता की जो आवश्यकताएं हैं उसकी तो पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ काम नहीं हो रहा है, लेकिन वो काम अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। इसी बीच में एक काम और हुआ कि विश्व में जो मार्क्सवादी व्यवस्था थी वो भी काफी तेजी से उभर रही थी, उसको विचारधारा उभर रही थी। और उस विचारधारा के जो मूल में थे, सोवियत रूस था उस समय,
और चाइना था, और यूरोप के छोटे मोटे और देश भी थे, जैसे पोलैंड हो गया, चेकोस्लोवाकिया हो गया, ऐसे कुछ देश, रोमानिया हो गया, ये सारे कम्युनिस्ट देश थे उस समय। तो कम्युनिस्ट विचारधारा अपने आप में उनका यह था कि जो गरीब तबका है, उसको बोलते थे, हिंदी में बोला जाता था कि सर्वहारा वर्ग, मतलब जो जिसके पास कुछ नहीं है सब उसने, और उसका जो एक्सप्लॉइटेशन है वो एक एलिट क्लास के लोग जो होते हैं, जो शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं, वो करते हैं। तो उसको अपनी मेहनत जो वो करता है उसके हिसाब से उसको पैसा नहीं मिलता, उसकी अपनी तरक्की नहीं होती, लेकिन उसका फायदा जो है उसी समाज का, उसी वर्ग का एक ऊंचे स्तर का आदमी है, वो उसका फायदा उठा रहा है। तो इस विचारधारा का भी लोगों ने काफी स्वागत किया। हर जगह जहां पर भी इस तरह के लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने कहा हाँ हाँ बात तो सही है एकदम, और पहली दृष्टि में ये सभी को आकर्षित करती है। तो जितने भी नौजवान लोग थे वो इसमें बहुत आकर्षित हुए कि नहीं नहीं, जो बात हो रही है सही हो रही है, और जो हमारा जो हक है वो मारा जाता है, और कुछ लोग उसका फायदा उठाते हैं। तो हमने देखा कि हमारी पॉलिटिक्स में सिर्फ कम्युनिस्ट लोगों का भी दबदबा बढ़ने लग गया, और कुछ ऐसे राज्य थे जहां पर कि ऐसे क्रांतिकारी युवा लोग की संख्या ज्यादा थी, जैसे केरल हो गया, बंगाल हो गया, और छुटपुट और जगह भी थी। तो वहां से कम्युनिस्ट पार्टी को अच्छी बढ़त मिलने लग गई, और वो एक कांग्रेस के लिए एक चुनौती हुई। अब ये था कि ये कांग्रेस कुछ काम नहीं करेगी, तो ये जो कम्युनिस्ट विचारधारा है इससे लोग प्रभावित होकर के सब आएंगे, और फिर कांग्रेस का बोलबाला नहीं रहेगा। कम्युनिस्ट विचारधारा के साथ में एक चीज और भी जुड़ी हुई थी, उनका था कि संघर्ष करना, और संघर्ष भी वायलेंट संघर्ष, हिंसात्मक संघर्ष के बारे में वो बात करते थे, क्योंकि उनके पास उदाहरण था, वो था रसिया का, चाइना का। रसिया चाइना में क्या हुआ, रसिया में भी जो वहाँ की जो राजा थे या जो वहाँ का एलिट क्लास था, उन सबको उन्होंने मारना शुरू कर दिया कि जब तक उनको हम खत्म नहीं करेंगे तब तक हमारे यहाँ व्यवस्था चेंज नहीं होगी, और उन्होंने बहुत लाखों लोगों को मारा। यही काम चाइना ने भी किया। उन्होंने भी अपने जो युवा वर्ग था, जो मजदूर वर्ग था, क्योंकि वो वर्ग की संख्या हमेशा ज्यादा रहेगी, जो एलिट क्लास है उनकी संख्या, जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनकी संख्या थोड़ी कम रहती है हमेशा। वही सेंटिमेंट लेकर के वहां पर भी मारधाड़ शुरू हुई, और काफी कत्लेआम हुआ, या तो आप कम्युनिस्ट पार्टी में ज्वाइन करो, नहीं तो तुमको खत्म कर देंगे। तो ये एक वायलेंट संघर्ष था, हिंसात्मक संघर्ष था, और उसके परिणाम हम चाइना में और रूस में और कुछ और छोटे छोटे देशों में देखेंगे। लैटिन अमेरिका में भी इसका प्रभाव पड़ा कुछ देशों के अंदर। तो वही विचारधारा फिर भारत में भी आई। जब भारत के जो कम्युनिस्ट थे उन्होंने भी कहा कि ये जो हमारी बात नहीं मानते हो, तो उन्होंने भी संघर्ष का रास्ता लिया। और हमको मालूम है जैसे नक्सलवाड़ी से नक्सलवाद का उदय हुआ, और उन्होंने काफी हिंसा की, और उनका जो हिंसा का क्षेत्र था वो कहाँ पर था, वो बंगाल, इस तरह के जो क्षेत्र जहाँ पर की कम्युनिस्ट विचारधारा थी वहां पर था। तो उन्होंने भी इस तरह के अपने बहुत सारे काम किया। और नक्सल अभी भी हमारे देश में कुछ क्षेत्रों में जहाँ आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ के युवकों को, वहाँ के जो नौजवान लोग हैं उनको अपने वश में करके अभी भी वो इस तरह का करते हैं। तो वहां से अपराधीकरण शुरू हो गया। वो जब स्थिति आई तो क्योंकि उनको लगा कि ये हमको हम केवल विचारों की बात करेंगे तो उस विचारों से हमको वोट नहीं मिलेंगे। वोट मिलने के लिए हमको डराना होगा कि तुम हमको वोट नहीं देते हो तो तुम यहाँ नहीं रह सकते और तुम्हारा कोई वजूद नहीं रहेगा। इस तरह की जो व्यवस्था आई बंगाल के अंदर और बहुत सारी जगहों पर, बंगाल तो उसमें प्रमुख था। तो अब राजनीति में ये हुआ कि भाई अपराध इनको रोकने के लिए तो फिर
मान लीजिए कांग्रेस पार्टी को वहां से लड़ना है, तो अब कांग्रेस केवल अपने इस बैकग्राउंड से कि हमने स्वतंत्रता दिलाई इस देश को, और हमारे गांधी नेहरू और इस तरह के लोग हैं और अच्छे लोग हैं, हम लोगों ने अच्छा काम किया है, वोट मिलना मुश्किल हो गया। क्योंकि अब एक ऐसी विचारधारा आ रही थी कि जिसने चैलेंज किया इनको, और वो भी वायलेंटली चैलेंज किया। अब कांग्रेस के साथ में भी ये था कि यदि तुमको चुनाव लड़ना है तो ऐसे जो उग्र लोग हैं, जो वायलेंट करने वाले लोग हैं, इनका सहारा लेना पड़ेगा। तो सभी ने ऐसे आपराधिक लोगों को, जो भी उनके क्षेत्र में होते थे, उनका सहारा लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जो ये इस पीरियड में टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि तुरंत हो गया, 5-10 साल का टाइम लगा, 10-15 साल के अंदर ऐसा हुआ। धीरे धीरे अपराधियों ने सोचा, अरे भाई ये हमारे वजह से तो ये इलेक्शन जीतता है, उसके बाद से ये नेता बन करके घूमते रहते हैं और हम इनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये चीज ठीक नहीं है, हम खुद भी नेता बन सकते हैं, क्योंकि संविधान में तो अधिकार सभी को दिया हुआ है नेता बनने का और इलेक्शन में लड़ने का और चुन करके आने का। धीरे धीरे वो जो आपराधिक लोग थे, उसमें भी जो कुछ पढ़े लिखे अपराधी होते थे, उन्होंने खुद अपराध के द्वारा या अपनी एक अलग इमेज बना करके अपराधियों का एक समूह लेकर के इलेक्शन लड़ना शुरू किया। और फिर जो भी व्यवस्था एन केन प्रकार जिस तरह से हो सकता था, और वो इलेक्शन लड़ने के लिए जीतने की व्यवस्था उन्होंने की, और वो सफल भी हुए। ये सफलता मिलने के बाद में ये चीज एक जगह होती है, उसकी खबर हर जगह पहुंच जाती है, हर जगह लोगों ने ऐसा ही शुरू किया, और ये राजनीति का अपराधीकरण हो गया। दूसरा चीज, ये तो एक पहलू हुआ, ये जो पिछले 20 वर्षों में इसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो गई, क्योंकि ये एक श्योर फार्मूला हो गया कि यार जब तक आपके पास में ऐसे एलिमेंट नहीं है समाज में जो कि दूसरों का मुंह बंद कर देंगे या उनके प्रभाव में आकर के लोग वोट देंगे, तो उन सारे लोगों को हर एक पार्टी चाहती थी कि अपने साथ में रखें। और इसका भरपूर प्रयोग हमने देखा है बिहार, उत्तर प्रदेश, इस तरह के जगहों पर भरपूर हुआ, और वो पार्टियां भी 10-15 साल तक राज करती रही। इसमें एक मुद्दा और भी आता है जो हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में ऐसा हमने क्यों होने दिया, या ये व्यवस्था ऐसा क्यों होने दे रही थी, उसके ऊपर चर्चा करने का करना चाहिए। अपराधी आया या कोई दूसरा आदमी आया या कोई छोटा अपराधी आया, वो एक अलग विषय हो गया, लेकिन इस व्यवस्था में ऐसे लोगों की एंट्री कैसे संभव है, वो हमारा चर्चा का विषय होना चाहिए। तो हमने देखा कि जो चुनाव लड़े जाते हैं, तो चुनाव में उन्होंने क्या किया कि जैसे हम लोग ने देखा होगा कि एक साथ एक जगह के लिए 20, 25, 30 लोग उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं। और कैसे खड़े होते हैं, अरे ये यादव का उम्मीदवार है, कुर्मी का है, ये भूमियार का है, ये इसका है, ये उसका है, पंडित है, और इस तरह के बहुत सारे नॉन सीरियस कंटेंडर आ जाते हैं, और वो आते हैं किसी बड़ी पार्टी के सह पर। वो कहते हैं यार हमारा जो कैंडिडेट है वो तो इस जाति का है, उसके पास तो काफी वोट उसको मिल जाएंगे, लेकिन ये दूसरों के वोट कट जाए जाति व्यवस्था से या उसकी प्रमुखता से, तो क्या होगा, हमारी जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। तो हम ये देखते हैं कि जो आदमी 20%, 25% भी वोट नहीं मिला, वो जीत जाता है इलेक्शन, क्योंकि नंबर ऑफ कंटेंडर्स बहुत ज्यादा हो गए। अब ये जैसे 100 वहां पर मान लीजिए मतदाता थे, उसमें से 60 लोगों ने वोट दिया। अब इन 60 लोगों में से खड़े हो गए 30 आदमी, तो किसी को मिला 25, किसी को मिला 18, किसी को मिला 15, किसी को मिला 2, किसी को मिला 4। अब इस तरह के वोट मिल रहे हैं लोगों को, और हो क्या रहा है, जो 25 वाला है, मतलब जो 25% जो वोट पा रहा है वो जीत जा रहा है इलेक्शन, या 25% भी नहीं हो, कभी कभी 15% भी जीत जाएगा।
वो तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसे वहाँ इमर्ज हो रही है। तो हमारा प्रभुत्व सिद्धांत ये कहता है कि नहीं, ये जो प्रभुत्व की व्यवस्था में इस तरह की जो चीजें नहीं होने देंगे। तो क्या होना चाहिए, वो एक इम्पोर्टेंट विषय है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अपने आप से फिर ये जो क्रिमिनलाइजेशन है इसका अंत होगा, क्योंकि ऐसे लोग कंटेंडर बन ही नहीं पाएंगे। तो क्या होगा, हालांकि प्रभुत्व ये भी कहता है कि हम सभी को उसकी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी। जो भी आदमी इलेक्शन के लिए लड़ रहा है, लेकिन आज की व्यवस्था क्या कोई भी लड़ सकता है, तो उसकी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी। हम इस चीज को, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, इस चीज को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। दूसरी व्यवस्था बाबा ने जो दी प्रभुत्व के सिद्धांत में, वो ये दिया कि कोई भी आदमी जो इलेक्शन लड़ रहा है, इसको कम से कम 50% से ऊपर, मतलब 51% वोट उसको मिलने चाहिए, मतलब उसको मेजॉरिटी का वोट मिलना चाहिए। तो जैसे हमने बोला 25%, 30%, 35% पा करके 30% में तो पूरी गवर्नमेंट बन जाती है पूरे इंडिया में। जैसे बीजेपी को 30-35% ज्यादा वोट नहीं मिले थे, या तो कांग्रेस जब भी जीतती थी तब भी इतने ही 35% ज्यादा वोट नहीं मिलता था उसको। 35% में तो पूरी गवर्नमेंट बन जाती है। तो प्रभुत्व कहता है कि नहीं, ये जो 51% जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक आप नहीं जीतेंगे। तो लेकिन ये होगा कैसे, जब 30 आदमी 35 आदमी इलेक्शन लड़ेंगे तो संभव ही नहीं है कि किसी को 50% से ऊपर मिले। तो बाबा ने एक व्यवस्था दी। प्रभुत्व में जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था यह है कि मान लीजिए एक आदमी है, वो उसको मैक्सिमम वोट मिल गए। तो मान लीजिए उसको वोट मिला 35, 100 मतदाता थे, 35 मिला, और केवल 60 लोगों ने या 50 लोगों ने वोट दिया था। लेते हैं तो जो ये 50 लोगों में ये 60 लोगों ने वोट दिया था और उसको मिले 25% वोट मिले हैं, ये 50% से कम मिले उसको वोट। ये एक स्थिति है, इसको हम जस्ट दिमाग में रखते हैं। तो वो प्रभुत्व कहता है नहीं, इस 25% के आदमी को फिर से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। अरे दोबारा इलेक्शन कैसे होगा, तो उसमें यह होगा कि मान लीजिए 30 आदमी थे, 29 आदमी तो हार गए, तो उसको निकाल दिया। अब एक आदमी बचता है, तो उसकी जो वोटिंग होगी, बाबा बोलते हैं कि नहीं, उसमें फिर यह होगा कि जो समाज में उसकी स्वीकृति कितने लोगों की है, मतलब उसको कितने लोग नेता चाहते हैं कि वो हमारा नेता बने, तो उसकी फिर से वोटिंग होगी। और यदि वो 50% से ऊपर, मतलब मेजोरिटी 51% या 52%, 55%, 60-70% लोग उसको वोट देते हैं, और कुछ लोग उसके लिए देंगे, कुछ लोग उसके लिए नहीं देंगे। मतलब या तो पॉजिटिव वोट होगा या नेगेटिव होगा। नेगेटिव मतलब उसको नहीं मिलेगा। ये नेगेटिव वोट उसको मिल गए, ज्यादा मिल गए, तो क्या होगा, उसका कैंडिडेट खत्म हो गया, वो वहां तब वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। जब वो और उसको फिर क्या हो गया, वो दीवार हो गया कि अब वो इलेक्शन प्रोसेस से जो 29 आदमी लड़े थे वो भी दीवार हो गए, दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ सकते, उस समय के लिए नहीं लड़ सकते। और जिसने 25% जो वोट मिले थे वो भी दोबारा नहीं लड़ सकता, क्योंकि 50% से कम लोगों ने उसको वोट दिया या उसको चाहा। तो फिर क्या होगा, कहते कोई इसमें ऐसी होने से दोबारा इलेक्शन होगा, और ये जो 30 आदमी इलेक्शन लड़े हैं, इनमें से कोई फिर से नहीं खड़ा हो सकता। फिर वही प्रोसेस स्टार्ट होगा। भले ही इस प्रोसेस में थोड़ा समय लगे, लेकिन जो आदमी चुन करके जाएगा वो हमेशा एक पॉपुलर वोट लेकर के जाएगा। तो ये जो पॉपुलर वोट लेकर के जाने की जो व्यवस्था है, उसमें आपराधिक चरित्र का, क्योंकि लोग पहचानेंगे, लोग जानेंगे कि ये आपराधिक है, तो उसको वोट वैसे भी नहीं देंगे, क्योंकि अब वहां पर वही एक सिंगल आदमी रह जाता है। फिर उसके एक दूसरी स्थिति होगी कि जो आदमी समाज सेवा में खुद लगा हुआ है, उस क्षेत्र में जो समाज सेवी है लोग, और वो जब खड़ा होगा तो लोग उसको ज्यादा लाइक करेंगे और ज्यादा वो उसको वोट देंगे। और यदि ऐसी स्थिति आती है कि उसको 50% से वोट पहले ही कम मिले हैं,
तो दोबारा जब वो उसका इलेक्शन में के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा तो उसको उससे ज्यादा वोट लोग लाइक करेंगे, क्योंकि वो समाज सेवा का काम कर रहा है। इससे आपराधिक लोगों का फिर से राजनीति में आना बहुत कम हो जाएगा, मिनिमल हो जाएगा। हो सकता है कुछ लोग आ भी जाएं, लेकिन उसकी संभावना ना के बराबर रह जाएगी। ये प्रवृत्ति में एक व्यवस्था है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो राजनीति में अपराधियों को कम करेंगी, उनकी संख्या कम हो जाएगी। लेकिन उसमें से एक जो व्यवस्था है, ये प्रजातंत्र की व्यवस्था में यदि कोई अपराधी घुस रहा है, इस तरह के तत्व घुस रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदार वहां की व्यवस्था है। उस व्यवस्था को हमको चेंज करना होगा। ये एक बात थी जो कि मैं सोचा कि हम लोग चर्चा करते हैं। इस बीच में हमारे साथ में रोशन कुमार जी जुड़े हुए हैं। रोशन जी, आप थोड़ा इस पर कुछ चर्चा करेंगे? रोशन जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को दादा, आपका म्यूट है अभी। नहीं, आपकी आवाज भी नहीं आ रही है बराबर, और अनम्यूट कीजिए दादा। लगता है फिर से जुड़ेंगे अभी। राजेंद्र दादा, आप सुन रहे हैं तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? नमस्कार दादा। नमस्कार नमस्कार। I was just hearing you, I mean the procedure of बाबा का जो प्रोसीजर है, उसमें एक और बात मेरे को मन में आ रही है दादा कि इसमें जैसे जो कैंडिडेट्स रहते हैं, जैसे आजकल यूरोप में तो नहीं, मैं बोलूँगा यूएस में होता है, दे हैव टू फेस द पब्लिक, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे फेस करेंगे, पब्लिक के क्वेश्चंस को सब रिप्लाई करेंगे। उसमें पब्लिक उनको जज भी करती है कि हु इज वर्थ वो, आई मीन बिकमिंग माय लीडर। वो एक बहुत ही पॉजिटिव बात है, वो एक नया चीज मन में आ रहा जी। इस पर जो बाबा का जो ओपिनियन है, बाबा ने कहीं पर लिखा भी है कि हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वह है जिसमें कि एक पार्टी को वोट देते हैं। जैसे मान लीजिए कांग्रेस है या भारतीय जनता पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं, वो उस कैंडिडेट को वोट नहीं दे रहे। कैंडिडेट वहां पर सेकेंडरी हो जाता है, प्राइमरी हो जाता है कि कौन सी पार्टी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप हम जब इलेक्शन कर रहे हैं तो वो पार्टी के लिए इलेक्शन कर रहे हैं, तो वो कैंडिडेट अच्छा नहीं भी है, फिर भी आप उसको उस पार्टी को वोट देंगे क्योंकि आप चाहते हैं कि उस तरह की विचारधारा ही देश में आए। तो ये जो व्यवस्था है, ये भी अपने आप में अच्छी व्यवस्था नहीं है। इस पर बाबा ने कहा कि इससे अच्छी व्यवस्था है वो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट जो बनती है। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट जैसे कि यूएस में होता है, यूनाइटेड स्टेट्स में जो होता है, उसमें क्या होता है कि वहां का जो प्रेसिडेंट है उसको लोग चुनते हैं, मतलब वो डायरेक्ट उनसे वोट लेता है। तो जब जैसे जैसे वो ज्यादा वोट लेगा तो और हर जगह से लेगा, हर आदमी का वोट उसको मिलना है, तो मैक्सिमम वोट मिलेगा तभी वो जीतेगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर तो एक जगह से जीत गया, मान लीजिए उसने बनारस में उसको 10 लाख की वहां जनसंख्या थी और 3 लाख लोगों ने वोट दिया, और 3 लाख का वोट पा करके वो 130 करोड़ लोगों का नेता बन गया। तो ये चीज अपने आप में हो सकता है कि वो जो 3 लाख लोग थे उनको किसी तरह से उसने इन्फ्लुएंस किया था, लेकिन 130 करोड़ का नेता वो कैसे बन गया? केवल इसलिए क्योंकि वो पार्टी का एक नेता है, उस पार्टी के लोग और जगह से जीत करके आए हैं। तो अपने आप में ये व्यवस्था ठीक नहीं है। जिस आदमी का इलेक्शन हो रहा है, जो इलेक्शन हो रहा है, तो उसमें डायरेक्ट लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो 130 करोड़ लोगों में मैक्सिमम लोग जिस आदमी को चाहते हैं वही तो हमारा नेता बनना चाहिए।
लेकिन हमारी जो पार्लियामेंट्री जो व्यवस्था है उसमें ऐसा नहीं होता। वहां पर क्या होता है कि इसीलिए हमने देखा कि बहुत बार ऐसे से हमारे प्रधानमंत्री हुए। खैर आजकल तो प्रधानमंत्री के लिए इलेक्शन लड़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि राज्यसभा का मेंबर है, तो वैसे भी इलेक्शन वो पब्लिक उसको जानती नहीं। मान लीजिए देवगौड़ा जी हमारे प्राइम मिनिस्टर बन गए, या गुलजारी लाल नंदा हो गए, या कोई और ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। मनमोहन सिंह ही, उनको तो किसी ने चुना नहीं था, चुना था कांग्रेस पार्टी को लोगों ने। इलेक्शन लड़ रही थी सोनिया गांधी, लेकिन मनमोहन सिंह को हमने प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता है। तो आपने ठीक कहा, यूएस की व्यवस्था में प्रौत में या बाबा ने कहीं ऐसा जिक्र किया है कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है वो बेटर है। उसको बेटर का कारण भी है। देखिए, जब हम आप किसी से वोट लेना चाहते हैं ना, तो हम उसको बोलते हैं कि भाई हम तुम्हारे लिए ये काम करेंगे, तब आप उससे कन्विंस होते हैं। उसका एक एजेंडा होता है, उस एजेंडा को ज्यादा से ज्यादा लोग जब सराहेंगे तब जाकर के वो उनका पॉपुलर होगा। और फिर उसकी ये ड्यूटी बन जाती है, क्योंकि उसने डायरेक्टली लोगों से वोट मांगा है, तो उसकी ड्यूटी बन जाती है कि जिस एजेंडा को लेकर के उसने आपसे वोट मांगा था, उस एजेंडा के ऊपर वो काम करे। जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में ऐसा नहीं है। बाबा यहाँ एक चीज और भी कहते हैं, जो इलेक्शन प्रोसेस में जो आदमी चुनाव लड़ रहा है वो अपना एक मैनिफेस्टो देगा कि हम, वो बताएगा कि हम ये काम इस जगह के लिए हम हमारा करने का इरादा है, और वो चीज लिखित में होगी, मतलब मुजबानी नहीं होगी, वो लिख करके उसको देना होगा। और यदि ऐसा हुआ कि 2 साल के बाद पता चला, 1 या 2 साल के बाद में, कि वो उस रास्ते पर काम कर नहीं रहा है, तो लोगों को ये अधिकार होगा कि वो उसको वापस बुलाएं, रिकॉल करने का अधिकार होगा। ये भी प्रवृत्ति की व्यवस्था में है कि यदि वो जो लिखित वादा उसने किया था लोगों के साथ में, उस वादे पर काम नहीं कर रहा है, तो एक ऐसी व्यवस्था होगी कि उसको फिर उस पद से हटाया जाए। अभी ऐसा नहीं हो पाता है। अभी जो चुन गया, 5 साल के लिए चुन गया, वो चाहे जो काम करे नहीं करे, अपनी मर्जी से काम कर सकता है, उसकी पूरी संभावना है। लेकिन ये प्रवृत्ति जो सिद्धांत है उसमें ये व्यवस्था नहीं है। तो ये हम लोग को समझने की जरूरत है। टेक केयर, 9 o'clock से थोड़ा दूसरा मीटिंग है प्लीज। अच्छा, ठीक है। हाँ, अभी 9 होने वाला है। तो अब हम चर्चा को यही समाप्त करते हैं। तो मेरे ख्याल से हम लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि प्रवृत्ति की व्यवस्था में अपराधियों की संख्या बढ़ने नहीं दी जाएगी या बहुत नगण्य होगी, और जो दूसरे लोग हैं, जो समाज सेवी भाव के लोग हैं, वो इस समाज में, वो इस इलेक्शन प्रोसेस में आ सकेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। हमारा समय हो चुका है। अब 1 मिनट हम लोग जस्ट कीर्तन करते हैं, उसके बाद से हम इसको समापन करेंगे। बाबा नाम केवलम, 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 बाबा नाम केवलम।